हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सेल के बारे में पढ़ रहा था। फर्स्ट वाली वीडियो में, डेमो वीडियो में, मैंने सेल का कैसे वर्किंग प्रोसेस होता है और उसमें वर्गीकरण भी कर दिया था सेल का। तो सेल का मैंने जो फर्स्ट वाला है, प्राइमरी सेल है, प्राथमिक सेल है, उस सेल के बारे में मैंने डिस्कशन ऑलरेडी पहले वीडियो में कर रखा है। अब हमको बताना था सेल के बारे में, हमको सेकेंडरी सेल क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो सेल, जो सेकेंडरी सेल होते हैं, जो द्वितीयक सेल होते हैं, उसके बारे में हमको पूरा बताना था। द्वितीयक सेल, कौन कौन से सेल होते हैं द्वितीयक सेल, और इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है। तो द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है, उत्क्रमणीय होती है। रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय, रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। बोले तो रिवर्सिबल। रासायनिक अभिक्रिया जिस सेल में उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है। कहें तो एक बार हम उसको क्या करने के बाद सेल को हम एक बार क्या किए, यूज किए। अब उसको हम दोबारा यदि चार्ज करना चाहें, क्या करना चाहें, चार्ज करना चाहें, तो इस सेल को हम दोबारा से चार्ज भी कर सकते हैं और फिर यूज भी कर सकते हैं। तो ऐसे सेल जिसको एक बार चार्ज करने के बाद, एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं। अब द्वितीयक सेल जो होते हैं, तो इसका कौन कौन से सेल होते हैं द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल जो हो गया, तो मेरा लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल में आते हैं। कौन कौन से सेल, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं। और मेरा जो होता है निकेल कैडमियम, निकेल कैडमियम सेल, ये भी सेल कैसे होते हैं, ये भी सेल द्वितीयक सेल होते हैं। और हमारा कौन सा सेल है, निकेल आयरन, निकेल आयरन सेल भी द्वितीयक सेल होते हैं। और एक लिथियम सेल होता है, वो भी द्वितीयक सेल होती है। जो लिथियम बैटरी है, हम अपने फ़ोन में यूज करते हैं। हम लोग जो फ़ोन में यूज करते हैं वो लिथियम बैटरी होती है। जो निकेल कैडमियम बैटरी है, इसको व्हीकल वगैरह में यूज करते हैं, गाड़ियों में, अभी हम बताने वाले हैं। और जो लेड एसिड सेल है, इसका भी हम गाड़ियों में या लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। इतना हुआ। अब जो हम देखेंगे सेल का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर। कैसे, उपयोग के आधार पर हम सेल का वर्गीकरण करेंगे। यदि इसको आप नोट कर रहे हैं रफ में, तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम देखेंगे अब सेल का वर्गीकरण जो है, तो यूज के आधार पर, उपयोग के आधार पर सेल का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। उपयोग के आधार पर, जो उपयोग के आधार पर है, तो पहला हम उपयोग करते हैं सेल का व्हीकल में। जो व्हीकल होते हैं, आजकल हमारी क्या होती है, गाड़ियाँ होती है, तो उन गाड़ियों में हम यूज करते हैं व्हीकल, या इसी को हम बोल सकते हैं SLI, SLI सेल। यहाँ पास सेल लिखना सही नहीं है, क्योंकि हम गाड़ी में कोई सेल नहीं यूज करते हैं। बहुत सारे सेल को मिला के हम क्या यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं। बहुत सारे सेल को मिला के हम बैटरी का यूज करते हैं। तो व्हीकल में हम SLI के रूप में करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि SLI क्या है। तो S से होता है स्टार्टिंग, S से होता है स्टार्टिंग, और L से होता है लाइटनिंग, I से होता है आपका इग्निशन, I से होता है इग्निशन। तो स्टार्टिंग के लिए हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी में लाइटनिंग के लिए, और इग्निशन कहें तो प्रज्वलन। अब आपके मन में आएगा कि ये प्रज्वलन कहाँ से आया, ये कैसे होता है। तो प्रज्वलन के बारे में बताएं तो मान लीजिए क्या है, मेरा कोई इंजन है। अब इंजन कैसा है, इंजन की थोड़ा हम प्रोसेस समझते हैं, उसको सेल का क्या योगदान है इंजन में। जैसे ये कोई हमारा क्या है, इंजन है। अब इंजन में एक हम क्या ले लेते हैं, पिस्टन ले लेते हैं। ये है हमारा पिस्टन।
पिस्टन को जब हम ऊपर से क्या करेंगे, प्रेशराइज्ड करेंगे, संपीड़ित करेंगे। इसको जब हम नीचे दबाएंगे तो इसके अंदर एयर भरी है, जो एयर है तो क्या होगी, एयर कंप्रेसिड इसमें होगा, संपीड़ित होगा। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, ये वाला है जो हमारा फ्यूल के लिए है, फ्यूल कहे तो जो डीजल या पेट्रोल होता है इधर से जाएगा, इधर से हमारा क्या आएगा, इधर से एयर के साथ क्या होगा हमारा, यहाँ पास एक लगा होगा हमारा इग्निशन के लिए। आप सफ़ेद सफ़ेद देखे होंगे बाइक वगैरह में कभी कभी निकलता है। तो यहाँ पास स्पार्किंग करने के लिए एक युक्ति लगी होती है, जो क्या करती है, ये पिस्टन दबाएगा तो इसके अंदर की जो वायु है वो क्या होगी, कंप्रेसिड होगी, बहुत सारी संपीड़ित होगी, तो इसके अणु आपस में टकराएंगे। अब इतने सारे स्पीड से टकरा जाते हैं कि थोड़ा सा यहाँ स्पार्क मिल जाए तो इसमें आग लग जाती है। इधर से फ्यूल हमारा आता है और इधर से क्या होता है, हम प्रज्वलन के लिए क्या करते हैं, इग्निशन के लिए एक युक्ति लगाते हैं जिससे हम थोड़ा सा स्पार्किंग कर देते हैं। और स्पार्किंग होने के बाद यहाँ पास क्या होता है, आग लग जाती है। आग लगेगी तो इसकी जो उष्मा है तो ऊपर की ओर आएगी, ठीक है। इसका कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाता है कि एक क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि उष्मा इसमें बहुत सारी एकत्रित हो जाएगी। उष्मा को निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, नहीं रास्ता मिलता तो ऊपर की ओर धकेलती है, ऊपर जाएगी और फिर से क्या होगा, नीचे आएगी। जब ख़त्म हो जाएगी आग तो नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे। इसी प्रकार से ऐसा कुछ इसमें आउटपुट में मैकेनिज्म बना के देते हैं जो हमारा गोल गोल घूमने लगता है। तो जो हमारी पहिया होती है तो क्या होती है, मोटर से ऐसे कनेक्ट होती है, पहिया गोल गोल घूमने लगती है। तो इस प्रकार से जो हम इग्निशन के लिए है, इग्निशन के लिए, प्रज्वलन के लिए हम व्हीकल में यूज करते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो हम व्हीकल के रूप में बैटरी जो होती है, तो बैटरी की यूज कहाँ करेंगे, हम व्हीकल के रूप में करेंगे। तो कौन सी बैटरी का हम इस व्हीकल के रूप में SLI के रूप में यूज करेंगे, तो जो हमारी लेड एसिड सेल बैटरी होती है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेड एसिड बैटरी जो होती है, बैटरी लेड एसिड बैटरी का हम इस चीज़ के लिए यूज करते हैं। इस चीज़ मतलब व्हीकल में स्टार्टिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए और इग्निशन के लिए। और कौन सी बैटरी हमारी होती है, और जो बैटरी होती है तो निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी। और कौन सी बैटरी हम यूज कर लेंगे, लिथियम आयरन बैटरी। लिथियम आयरन जो बैटरी होती है इसका भी हम यूज कर लेते हैं। ठीक है। और एक होती है जिंक सिल्वर बैटरी। इन बैटरियों का यूज हम कर लेते हैं। आपको ज़्यादातर जो पूछा जाता है तो ये लेड एसिड सेल और कैडमियम बैटरी के बारे में पूछा जाता है, ये तो नॉर्मली पूछा जाएगा। तो ये चीज़ों को हम यूज यहाँ पास करते हैं। अब दूसरा हम उपयोग जो देखते हैं, इसका दूसरा उपयोग तो व्हीकल में ही करेंगे, लेकिन उसका हम दूसरे तरीके से यूज करेंगे। कहाँ करेंगे, हम व्हीकल में ही करेंगे। इसका जो दूसरा उपयोग है तो व्हीकल में किसके लिए, हम ट्रैक्शन के लिए यूज करेंगे। ट्रैक्शन के लिए, ट्रैक्शन को बोले तो हिंदी में कर्षण, कर्षण मतलब खींचना है ना, खींचने के लिए। तो व्हीकल ट्रैक्शन बैटरी, ये तो हम इसी को बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री में भी इसका हम यूज करेंगे। इंडस्ट्रियल बैटरी, यह हम इसी को कहाँ यूज कर लेते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो इसको हम इंडस्ट्री बैटरी बोल सकते हैं, या तो फिर मोटी पावर बैटरी भी बोल सकते हैं। मोटी पावर, चूँकि जो रेल का इंजन होता है, क्या होता है, रेल का इंजन होता है, उसमें भी बैटरी यूज करते हैं। तो इसको हम मोटी पावर भी बोल सकते हैं, मोटी पावर बैटरी।
इसको हम इतने नाम से बोल सकते हैं, इतने जगह इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पास कौन सी बैटरी का यूज़ करते हैं उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पास व्हीकल में जो ट्रैक्शन होता है गाड़ी को खींचने के लिए, एक कोई हमारी क्या हो गई, गाड़ी हो गई। गाड़ी को क्या है, इधर साइड से हमारा जो इंजन वाला भाग है, गाड़ी जब खींचेगी तो उसको खींचने के लिए आजकल हमारी स्कूटी भी आती है जो, तो उसमें बैटरी लगी होती है। उसमें बैटरी लगी होती है तो कौन सी बैटरी हम यूज़ करते हैं वहाँ पास, इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम गाड़ी को खींचने के लिए यूज करते हैं तो वो हमारी जो बैटरी होती है, तो लेड एसिड सेल जो होता है, लेड एसिड बैटरी होती है, उसका भी हम यहाँ पास यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में लेड एसिड बैटरी, यहाँ पास लेड एसिड बैटरी की यूज कर लेते हैं। और जो दूसरी बैटरी है तो हम निकिल कैडमियम बैटरी, यहाँ पास निकिल कैडमियम बैटरी का भी यूज करते हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पास है, ये तो बैटरी कर्षण के लिए हम कार्य में लेते हैं, लेकिन हमारी कोई जब गाड़ी होती है तो कर्षण तो उससे हमको कराना होता है, कर्षण हमको कराना होता है, खींचना पड़ता है। लेकिन हम कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ हमारा टेम्परेचर, तापमान थोड़ा अधिक है और गाड़ी को खींचना भी है, लेकिन उस बैटरी को हम कहाँ रखे हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पर रखे हैं। इधर साइड कहीं रखें तो ठीक है, सिंपल है, लेकिन इंजन के पास हम रखते हैं तो बैटरी का टेम्परेचर वहाँ, बैटरी को टेम्परेचर ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पास हम दूसरी बैटरी यूज़ कर लेंगे, यहाँ पास हम दूसरी बैटरी यूज़ करेंगे। लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर के लिए हम इन बैटरी की यूज़ कर सकते हैं, लेड एसिड निकिल, इन बैटरी की यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि हम टेम्परेचर में यदि बैटरी को रखना चाहें तो इन बैटरी को टेम्परेचर में नहीं रख सकते। तो फिर टेम्परेचर में यदि हमको अपनी गाड़ी भी चलाना है और टेम्परेचर में उसको रखने की ज़रूरत पड़ गई तो टेम्परेचर के लिए हम दूसरी बैटरी यूज करेंगे, जहां क्या हो, तापमान क्या हो, ज़्यादा हो। तो तापमान जब ज़्यादा हो तो वहाँ पास हम सोडियम सल्फाइड बैटरी की यूज करेंगे। सोडियम सल्फाइड बैटरी। और एक दूसरी जो बैटरी होती है वो होती है हमारी लिथियम आयरन सल्फाइड बैटरी। लिथियम आयरन सल्फाइड बैटरी। तो इन बैटरी का यूज हम कहाँ करेंगे, जहाँ कर्षण में तापमान भी थोड़ा ज़्यादा हो, वहाँ पास हम सोडियम सल्फाइड बैटरी और लिथियम आयरन सल्फाइड बैटरी का हम यूज करेंगे। ये हो गया हमारा उपयोग के आधार पर बैटरी। अब हम कोई बैटरी को देखते हैं कि वो बैटरी, उसके अंदर पूरे बैटरी की क्रिया प्रोसेस को समझते हैं, कार्यविधि को समझते हैं। ये जैसे हम ले लेते हैं अभी लेड एसिड बैटरी, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी बैटरी को हम बताएंगे। हाँ, पूरी बैटरी को नहीं बताएंगे क्योंकि पूरी बैटरी को नहीं पूछा जाता है अभी तक। जो हमने यूज किया है तो यूज करने के आधार पर देखा तो लेड एसिड जो बैटरी है इसको ज़्यादातर ही यहाँ पास यूज कर रहे हैं। तो लेड एसिड बैटरी को हम अभी समझेंगे पूरा। यदि आपने नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को स्किप करके पीछे करके बैक करके देख सकते हैं फिर से, और उसको नोट कर सकते हैं। नोट कराएंगे साथ में तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम लेड एसिड बैटरी को अब समझते हैं कि लेड एसिड बैटरी उसके अंदर क्या चीज़ें होती है। लेड एसिड बैटरी को बोले तो शीशा संचायक सेल। हम सेल की क्रिया प्रोसेस समझ लेंगे तो बैटरी ऑलरेडी समझ में आ जाएगी, क्योंकि कई सेलों को मिला के क्या करते हैं, बैटरी को बनाते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलें लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल को हम समझते हैं अब। तो कोई भी सेल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक पात्र की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक पात्र की आवश्यकता होती है। पात्र में जिसमें हम क्या करते हैं, पूरा चीज़ें रखते हैं। पूरा चीज़ें का मतलब जो इलेक्ट्रोड है और उसमें जो विद्युत अपघट्य है, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, पात्र में रखते हैं। तो पात्र जो होता है हमारा,
तो किसी भी चीज़ का बना हो सकता है, प्लास्टिक को हो गया, कांच को हो गया, मोल्डेड प्लास्टिक, मोल्डेड रबर, है ना, कोई भी चीज़ हो सकते हैं जो थोड़ा क्या हो, कठोर हो और कुचालक हो, उन चीज़ों को हम पात्र बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा ये प्राथमिक सिरा होता है, ये वाला सिरा होता है, ये पॉजिटिव सिरा होता है। कैसा सिरा होता है? पॉजिटिव होता है। और एक ऐसा होता है नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव सिरा है वो उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। पॉजिटिव वाले को हम यहाँ पास लिखते हैं एनोड बोलते हैं, एनोड, ठीक है। और इस वाले सिरे को क्या बोलते हैं? नेगेटिव सिरे को क्या बोलते हैं? कैथोड, कैथोड, ये हो गया कैथोड हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या करते हैं, विद्युत अपघट्ट को इसमें हम डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा बहुत सारे प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें सीसा संचायक लेड एसिड सेल में हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, ये आपको जानना इम्पोर्टेंट होता है और ये पूछ भी लेता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करेंगे इसमें, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक को हम हिंदी में बोले तो गंधक। अम्लों का राजा कौन होता है? गंधक। अम्लों का राजा तनुगंधक अम्ल, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पास जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम यूज करेंगे, कहे तो जो इसके अंदर लिक्विड डाले हैं उसके रूप में यूज करना चाहें तो हम गंधक का ही यूज करते हैं। अब एक चीज़ और पूछा जाता है कि यहाँ पास जो क्या है, एनोड है और कैथोड है। तो कैथोड का जो मटेरियल होता है वो किस चीज़ से बनाया जाता है? तो आपके जो कैथोड का मटेरियल है वो लेड स्पंजी से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? लेड एनोड जो है तो लेड पेरोक्साइड से बनाया जाएगा। एनोड जो है तो लेड पेरोक्साइड से बनाया जाएगा। लेड पेरोक्साइड बोले तो PbO2। तो फिर हमारा ये जो कैथोड है ये किससे बनाया जाएगा? तो जो कैथोड होता है वो किससे बनाया जाता है? स्पंजी से बनाया जाता है, स्पंजी से बनाया जाता है, Pb। अब हमारा फुल चार्ज की कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड का, इस एनोड का कलर कैसा होगा? तो किस कंडीशन में? फुल चार्ज की कंडीशन में। फुल चार्ज की कंडीशन में होगा इसका कलर चॉकलेटी ब्राउन होगा। तो फिर हमारे कैथोड का कौन सा कलर होगा फुल चार्ज की कंडीशन में? फुल चार्ज की कंडीशन में तो इसका जो होगा तो ग्रे होगा। इसका जो कलर होगा तो ग्रे होगा। ग्रे बोले तो स्लेटी। अब फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में इसका कलर कौन सा होगा? फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में इसका कलर कौन सा होगा? तो फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में इसका कलर कैसा हो जाएगा? सफ़ेद। तो इसका भी कलर फुल चार्ज की कंडीशन में कैसा होगा? फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में कैसा होगा? इसका भी कलर फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में सफ़ेद होता है। आप पूछेंगे कि सफ़ेद क्यों होता है? तो जो इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोलाइट के जो अणु होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अणु जो होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोड में चिपकना चालू हो जाएंगे। जैसे डिस्चार्ज होते हैं तो वो क्या होता है, इसके अंदर की जो वायु है,
इसके अंदर का जो जल है H2 वो क्या होता है, बाष्पीकृत होकर उड़ने लगता है। डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, उड़ने लगेगा, और उड़ेगा तो इसके अंदर क्रिस्टल बचेंगे, जो क्रिस्टल होंगे वो सफ़ेद हो जाते हैं, और वही क्रिस्टल सफ़ेद होकर इस इलेक्ट्रोड पे आके चिपकने लगते हैं। तो चाहे वो एनोड हो चाहे कैथोड हो, डिस्चार्ज की कंडीशन में वो कैसा रहेगा, वाइट ही रहेगा, सफ़ेद ही रहेगा। अब दूसरा चीज़ जो इसमें निकल के आता है, तो इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट फुल चार्ज की कंडीशन में कितना होता है, इसका मान कितना होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है इसको बोले हम, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है, क्या चीज़, विशिष्ट गुरुत्व, फुल चार्ज की कंडीशन में विशिष्ट गुरुत्व का मान कितना होता है। विशिष्ट गुरुत्व बोले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मान कितना होता है। तो फुल चार्ज की कंडीशन में यदि इसके मान की बात करें, फुल चार्ज की कंडीशन में होता है इसका मान 1280, या 1280 को ही हम लिख सकते हैं 1.28। और फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में आप पूछेंगे कि फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में फिर कितना होता है, तो फुल डिस्चार्ज की कंडीशन में होता है 1180, या इसी को क्या बोल सकते हैं आप, 1.18। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो मेरा लेड एसिड सेल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम पूरा यहाँ पास रख दिए हैं। अब इसमें पूछता है कि क्रियाशील पदार्थ कौन कौन से होते हैं। क्रियाशील पदार्थ मतलब एक्टिव जो मटेरियल होते हैं। तो एक्टिव मटेरियल यहाँ पास इलेक्ट्रोलाइट है और एनोड है और कैथोड है। तो क्रियाशील जो पदार्थ होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। क्रियाशील पदार्थ हमारा पहले हो गया जो है तो एनोड। पहला क्या हो गया हमारा, एनोड। तो एनोड जो होता है जो पॉजिटिव होता है, तो एनोड का जो मटेरियल है वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो एनोड का मटेरियल तो लेड पेरोक्साइड से बना होता है। किससे बना होता है, लेड पेरोक्साइड से। लेड पेरोक्साइड बोले तो PbO2 से बना होता है। अब आप पूछेंगे दूसरा क्रियाशील पदार्थ कौन है, तो कैथोड होगा। आप देख ही रहे हैं क्या होगा, कैथोड। कैथोड किस चीज़ से बना है, स्पंजी से बना है। कैथोड किस चीज़ से बना है, स्पंजी से बना है, Pb से बना है। और जो तीसरा है तो वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। क्रियाशील पदार्थ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा किससे बना है, यहाँ पास आप देखें तनु गंधक अम्ल से बना है, H2SO4 से बना है। तो इसको हम लिख सकते हैं तनु गंधक अम्ल, लिखे तो H2SO4। तो ये हमारे क्रियाशील पदार्थ होते हैं। तो ऐसा आपको पूछा जाएगा कि जो लेड एसिड सेल होते हैं उसमें क्रियाशील पदार्थ कौन सा होता है। ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको इसमें मटेरियल जो देखना है तो एनोड हमारा लेड पेरोक्साइड से बना होता है, कैथोड हमारा स्पंजी से बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट तनुगंधक से बना होता है, तनुगंधक एसिड से बना होता है। तो लेड एसिड सेल के बारे में इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि लेड एसिड सेल के बारे में कितना हम पढ़ें। अब जो होता है तो हम पूरे पढ़ेंगे कि सेल में जो प्रत्येक चीज़ें यूज किए हैं, पात्र यूज किए हैं, इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ में नोट कर रहे हैं तो पूर्णतः नोट करते चलिए आप। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। सेल में अब जो पढ़ते हैं हम, तो अगला मेरा चीज़ रहेगा जो है कंटेनर। तो कंटेनर जो होता है, पात्र जो होता है, पहला चीज़ हम देखते हैं पात्र। पात्र कहें तो
कंटेनर, जो कंटेनर होगा हमारा, पात्र होगा, वो किस चीज़ से हम बनाते हैं। तो पात्र हम जानते हैं कि पात्र क्या होता है। ये जो पात्र है, तो पात्र हम किससे बनाएंगे, मोल्डेड प्लास्टिक से बना सकते हैं। किससे, मोल्डेड प्लास्टिक। और किससे बना सकते हैं हम, मोल्ड रबर से, मोल्ड कठोर रबर, मोल्ड कठोर रबर। और किससे बना सकते हैं हम, कांच से बना सकते हैं। कांच, कांच कहें तो ग्लास। और किससे बना सकते हैं हम, सिरेमिक से बना सकते हैं। सिरेमिक से। और किससे बना सकते हैं हम, सेल्यूलाइट से बना सकते हैं। सेल्यूलाइड। और किससे बना सकते हैं हम, सेल्यूलाइड हो गया हमारा। और एक होता है जो आप बनाते हैं सेल्यूलाइड के अलावा, वेल्केनाइज्ड रबर, वेल्केनाइज्ड रबर, वेल्केनाइज्ड रबर। तो इन चीज़ों से हम बना सकते हैं इस कंटेनर को, इस पात्र को। अब जो हमारा अगला होता है, तो अगला जो देखेंगे हम, प्लेट। हम प्लेट किस चीज़ से बनाते हैं, क्या प्लेट हम किस चीज़ से बनाते हैं, तो प्लेट को देखेंगे हम। प्लेट मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लेट मतलब जो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो दूसरा यहाँ पास हमारा रहेगा प्लेट। प्लेट बोले तो इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड हम बनाने के लिए क्या करते हैं, एंटीमोनियल, एंटीमोनियल मटेरियल को लेते हैं। और हम यहाँ पास एक मटेरियल नहीं लेंगे, एक मटेरियल नहीं लेंगे। इसी प्रकार से हम कई सारे मटेरियल लेके पतले पतले और एक जाली के रूप में बना लेते हैं। किसको, एक जाली के रूप में बना लेते हैं। अब इस जाली के ऊपर क्या करते हैं हम, एक लेपन कर देते हैं। एक क्या करते हैं, लेपन कर देते हैं। लेपन किसका करते हैं, यदि हम लेड एसिड सेल में इस मटेरियल का, इस जाली का यूज करना चाहें, इसको हम ग्रिड बोलेंगे। क्या करेंगे, ग्रिड बोलेंगे। यदि हम लेड एसिड सेल में इसका यूज करना चाहें, तो लेड एसिड सेल में हम कोटिंग किसका किए थे, लेड पेरोक्साइड का किए थे। किसका किए थे, लेड पेरोक्साइड किए से। इसी प्रकार यदि हम निकल कैडमियम सेल में यूज करना चाहें, तो निकल कैडमियम के हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर लेपन कर देंगे, एक कोटिंग कर देंगे। तो जिस हम सेल में यूज करना चाहें, उसी सेल के मटेरियल का हम क्या करेंगे, इसमें कोटिंग कर देंगे। और एक्चुअली में जो हमारा बना होता है, तो एंटीमोनियल मटेरियल का बना होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्लेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्लेट समझ में आ गया। इसके बाद जो होता है हमारा, तो पृथककारी होता है। क्या पृथककारी होता है, आइसोलेटर होता है, इंसुलेटर, सॉरी सेपरेटर, सेपरेटर। जो तीसरा हमारा है, तो पृथककारी है। इसको बोले तो सेपरेटर। तो जो सेपरेटर होता है, तो वो क्या होता है, सेपरेटर। मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पास एक क्या है, यहाँ पास ग्रिड है, जाली है, कहे तो प्लेट है। ये हमारी बहुत सारी प्लेटें हो गई। अब इन प्लेटों को हम चाहते हैं कि आपस में क्या ना हो, यह प्लेटें आपस में शॉर्ट ना हो। एक कभी क्या होगी, मुड़ के आ जाएगी, और मुड़ के आ जाएगी जब बहुत तेज़ धारा से क्या करते हैं, इसको चार्ज करेंगे। आगे पूरी कंडीशन बताएंगे। तो उसमें एक बकलिंग प्रभाव हो जाता है। बकलिंग के कारण क्या होती है, यह मुड़ के आपस में यदि चिपकने का प्रयास करती है, तो इसके बीच में क्या आ जाता है, सेपरेटर। तो ये क्या होता है, यही सेपरेटर होता है। ये हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। लकड़ी हो गया हमारा, जो इंसुलेटर मटेरियल होता है उसका हम बनाते हैं। तो लकड़ी हो गया हमारा, प्लास्टिक हो गया, मोल्ड प्लास्टिक, रबर हो गया, कांच हो गया। इन चीज़ों का हम इस सेपरेटर को बना सकते हैं। तो ये जो प्लेटें क्या होगी, आपस में
जुड़ने का प्रयास करेगी तो वह और जुड़ने से उसको क्या करेगी, बचाएगी। यहाँ पास से मान लीजिए नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से हम एक बैटरी के पात्र में हम क्या करें, इस इलेक्ट्रोड को रख दिए हैं। तो यहाँ पास हम रखे हैं तो देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव की संख्या है, क्या है, पॉजिटिव की संख्या है वो 2 है और जो नेगेटिव की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पास 3 है। तो हम कहें तो जो बैटरी में इलेक्ट्रोड की संख्या होती है वो हमेशा जो नेगेटिव वाली होती है एक क्या होती है, एक अधिक होती है, अपेक्षाकृत किसके, अपेक्षाकृत पॉजिटिव वाले के। अपेक्षाकृत पॉजिटिव के एक क्या होती है, अपेक्षाकृत पॉजिटिव के एक क्या होती है, नेगेटिव वाली एक ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा तो ताकि आप जल्दी देख पाए, इसको कहीं भी लिखे रहें तो इतना आपको याद रखना है। और जो इसका सेपरेटर होता है, पृथककारी होता है, ये कैसे होते हैं, ये छिद्र होते हैं, ये छिद्र होते हैं। इसका जो एक पात्र से दूसरे पात्र में जा सकते हैं, क्या चीज़, इलेक्ट्रोलाइट। ये तो मात्र रोकने के लिए लगा होता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये छिद्रयुक्त होते हैं, इसको बोले छिद्रयुक्त को बोले तो क्या बोलेंगे हम, पोरस। पोरस होते हैं, छिद्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो पृथककारी हम बनाते हैं, पृथककारी सेपरेटर बनाते हैं, तो इसकी क्रिया ऐसे होती है। अब इसका जो दूसरा चीज़ है, अगला चीज़ है तो टर्मिनल पोस्ट या टर्मिनल पोस्ट, या फिर इसको हम जो ऊपर में लेते हैं टर्मिनल, जहाँ से हम क्या करते हैं, लोड को कनेक्शन करते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। कौन सा नंबर था मेरा, चौथा नंबर, जो भी था हो उसके आगे आप देखते जाइए। टर्मिनल पोस्ट, टर्मिनल पोस्ट, टर्मिनल पोस्ट, टर्मिनल पोस्ट क्या होता है, कोई हमारी जो बैटरी हो गई तो बैटरी के ऊपर क्या करते हैं हम, जहाँ से हम कनेक्शन लेते हैं। तो टर्मिनल पोस्ट ये कैसे होते हैं, इनको हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, हमको ये ऊपर से कैसे पता चलेगा बैटरी, किसी बैटरी को देखकर। तो जो टर्मिनल पोस्ट होता है उसका जो बड़ा वाला भाग है, उसका जो व्यास है वो बड़ा होगा, वो पॉजिटिव होगा, और जो छोटा रहेगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से हम देख के बता सकते हैं कि बैटरी में जो टर्मिनल होते हैं वो टर्मिनल कौन से होते हैं। इसका जो ध्रुव है नेगेटिव वाला कैसा रहेगा, नेगेटिव वाला थोड़ा कम रहेगा अपेक्षाकृत किसके, पॉजिटिव के। ठीक है, इस प्रकार से हम टर्मिनल पोस्ट की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ये बैटरी में कैसे होते हैं, पिलर जैसे होते हैं। पिलर जैसे क्या है, गड़े हैं, पिलर जैसे गड़े होते हैं। तो इन पिलर जैसे गड़े होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, पिलर भी बोल सकते हैं, टर्मिनल पोस्ट या पिलर बोल सकते हैं। जो अगला मेरा रहता है वो होता है बेंट प्लग होता है। बेंट प्लग क्या होता है कि जब यहाँ पास हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, इसको जब हम चार्ज करते हैं तो इसमें इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसके अंदर जो पानी है तो लिक्विड फॉर्म में है, पानी को क्या बाष्पित होकर के ऊपर भी निकलना होता है, जो गैस के रूप में हमको दिखता है। तो गैस हमको कैसे निकलेगी, जब यहाँ पास हम क्या करेंगे, छोटे छोटे यहाँ पास क्या करेंगे, छिद्र किए रहेंगे, छोटे छोटे यहाँ पास हम क्या किए रहेंगे, छिद्र किए रहेंगे। तो बैटरी में जो होता है छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, यहाँ पास छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इन छिद्र के ऊपर क्या होता है, एक कैप पहले लगी होती है, इन छिद्र के ऊपर एक कैप लगी होती है, छिद्र के ऊपर एक कैप लगी होती है ताकि धूल कचरा वगैरह कुछ ना जाए। तो इस कैप को क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं, कैप के निकालते हैं, और इसके अंदर फिर क्या हमको बैटरी में पानी वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कैप को निकाल के हम क्या करते हैं, बैटरी की पानी वगैरह निकाल सकते हैं या फिर डाल सकते हैं, या तो फिर हाइड्रोमीटर डाल के इसमें क्या करते हैं, इसके गुरुत्व कहे तो विशिष्ट गुरुत्व को हम चेक करते हैं कि बैटरी हमारी जो है तो चार्ज है या डिस्चार्ज है। इसको चेक करने की एक विधि होती है, हाइड्रोमीटर चेक करते हैं चार्ज करने की विधि, उसको भी हम आगे बताने वाले हैं। तो बेंट प्लग जहाँ आपकी बात आए तो सिर्फ इसमें इतना जानना है कि एक छिद्र होता है, एक छिद्र नहीं बहुत सारे छिद्र होते हैं, छिद्र से हम क्या करते हैं, हाइड्रोमीटर के द्वारा बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व को जान सकते हैं कि वो चार्ज है कि डिस्चार्ज है, और इसमें हम बैटरी की पानी वगैरह डाल सकते हैं। तो इसके लिए होता है हमारा क्या, बेंट प्लग। अब हम देखते हैं जो अगली चीज़ है तो बैटरी की विशेषता देखते हैं, क्या करते हैं, बैटरी की विशेषता देखते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इस बैटरी की जो लेड एसिड बैटरी है इसकी क्या विशेषता होती है,
विशेषताएं, लेड एसिड बैटरी की जो क्या है विशेषताएं हैं, तो हम विशेषताएं को देखते हैं। अब जो लेड एसिड सेल की विशेषताएं हैं तो इसमें हम पहले देखते हैं, जो पहला नंबर मेरा है तो उसमें हम देखते हैं EMF। क्या देखते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF से क्या तात्पर्य है यहाँ पास? तो हमारी क्या हो गई, कोई बैटरी हो गई, बैटरी में EMF क्या है, जहाँ से उत्पन्न हो रही है क्या हमारी एनर्जी, उसका क्या है सोर्स है। तो ये हमारा हो गया EMF। यहाँ पास कोई भी बैटरी हो गई, कोई भी तार हो गया, तो उस तार का क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, इसलिए इस प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। तो बैटरी जो एक्चुअली में EMF उत्पन्न कर रही है वो एक अलग चीज़ है, और जो हमको निकल के टर्मिनल पर मिल रही है वो अलग चीज़ है। तो बैटरी जो हमारी EMF उत्पन्न कर रही है वो इसका EMF कितना होता है, तो 2.2 वोल्ट होता है। कितना होता है? लेड एसिड सेल बैटरी की जो EMF होती है वो 2.2 वोल्ट होती है। तो इस बैटरी की जो EMF होती है कितनी होती है, ओपन, इसको ओपन सर्किट बोलेंगे। अभी ओपन सर्किट पर इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, इसकी जो ओपन सर्किट पर टर्मिनल वोल्टेज है वो कितनी होगी, 2.2 वोल्ट होगी। यदि इसी बैटरी में हम कोई लोड लगा के, और इसमें हम क्या करें, इसमें लोड लगा के यदि फिर हम वोल्ट मीटर से चेक करें तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी हो जाएगी, अलग हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। टर्मिनल वोल्टेज इसकी अलग हो जाएगी। कंडीशन कब, जब इसमें हम लोड लगा के चेक करेंगे। और बगैर लोड को हम चेक करते हैं तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज जो है ओपन सर्किट में, इसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी हमको दिखाएगी, 2.2 वोल्ट ही दिखाएगी। तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती, इसकी ओपन सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज कहे तो EMF कितनी होती है, 2.2 वोल्ट होती है। ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। दूसरा जी इसकी विशेषताएं होती है, जो दूसरा इसकी विशेषता होती है वो होती है आंतरिक प्रतिरोध। क्या? आंतरिक प्रतिरोध। तो दूसरा विशेषता जो आंतरिक प्रतिरोध है, इससे क्या तात्पर्य है? आंतरिक प्रतिरोध कहे तो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आंतरिक जो प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पास मैंने बताया कि जो ये बैटरी है उत्पन्न करने का EMF का सोर्स होगा ही, लेकिन इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध होगा। कोई भी मटेरियल, कोई भी कंडक्टर है, उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा ही। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध हम मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए कितना है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है 0.01 वोल्ट। अब आंतरिक प्रतिरोध है तो वो क्या करेगा, वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। तो वोल्टेज का यदि ड्रॉप करता है तो जो हमारी EMF में उत्पन्न हो रही वोल्टेज, वो वोल्टेज हमको टर्मिनल वोल्टेज पर नहीं मिलेगी, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध होने के कारण कुछ वोल्ट का ये लॉस करेगी। इसलिए हमको जो टर्मिनल वोल्टेज पर हमको मिलेगी वोल्टेज, वो अपेक्षाकृत क्या होगी, इससे कम होगी, क्योंकि लॉस वो कुछ खपत कर चुकी होगी। तो उसकी बात हम आगे करते हैं। तो यहाँ पास जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। कोई भी हम पढ़ रहे हैं लेड एसिड बैटरी की जो आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो लेड एसिड सेल की बैटरी जो है तो उसके इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करेगी। क्षेत्रफल की मोटाई कैसी है, क्षेत्रफल की इलेक्ट्रोड की क्षेत्रफल कैसा है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इसका आंतरिक प्रतिरोध। और दूसरा चीज़ जो है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है इसका आंतरिक प्रतिरोध। इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर होता है, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कैसा होता है, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो यदि इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध इसका घटेगा कि बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ने पर इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होगा, घटेगा, है ना। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर इसका आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। तो इतना चीज़ें हुआ। तो इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्लेट का क्षेत्रफल हो गया, प्लेट के बीच की दूरी हो गया, और इसमें जो यूज किया गया है इलेक्ट्रोलाइट, इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध।
अब देखते हैं जो तीसरी इसकी विशेषताएं हैं, तो टर्मिनल वोल्टेज। तो अब हमको फाइनली जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिलने वाली है वो कितना मिलेगी। तो यहाँ पास जो इसका EMF है 2.2 वोल्ट है और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.01 वोल्ट है। तो इसका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध होने के कारण ये जो वोल्टेज है तो एक खपत करेगी, तो इससे क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वोल्टेज अभी फ़िलहाल के लिए मान लेता हूँ मैं कि कितनी खपत हो गई, यहाँ पास 0.1 वोल्ट खपत हो गई। तो अब जो हमको लोड लगाने के बाद यदि हम वोल्ट मीटर से चेक करते हैं, एक वो क्या हो गया, मेरा लोड हो गया। लोड लगाने के बाद यदि हम वोल्ट मीटर से चेक करते हैं तो हमारा ये कितना बताएगा वोल्ट मीटर, तो बताएगा हमारा 2.1 वोल्ट। चूँकि इसकी 0.1 वोल्ट क्या हो चुकी है, खपत हो चुकी है, तो टर्मिनल वोल्टेज जो हमको फाइनली मिलेगी 2.1 वोल्ट मिलेगी। आप कहेंगे कि लोड लगाकर ही क्यों चेक कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि लोड ना लगाएं यदि, तो लोड ना लगाएं तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। तो अनंत होता है तो इसका जो ओपन सर्किट माना जाएगा, क्या ओपन सर्किट का ये रेजिस्टेंस कितना होता है, अनंत होता है। तो वोल्ट मीटर का भी प्रतिरोध कितना है, अनंत है। अनंत यानी ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में हमको कितना दिखाएगा यहाँ पास वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के आंतरिक रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करेगा और जो इसकी EMF की सोर्स है वही हमको आउटपुट में दिखाएगी। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, लोड लगा के ही चेक करेंगे, तब जाके इसके प्रतिरोध को काउंट करके सहित हमारे काट पीट के फाइनली इतना देगी हमको। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध जो हो, इसका आंतरिक प्रतिरोध को क्या हो गया, खपत कर लिया है। और जो हमको टर्मिनल पर मिलने वाली वोल्टेज है, तीसरा जो हमारा था टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज हमको कितना मिल जाएगी फाइनली, टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी 2.1 वोल्ट मिल जाएगी। इसकी ये हो गई विशेषता। जो इसकी अगली विशेषता आती है सेल की क्षमता, सेल की क्या चीज़, कैपेसिटी। सेल की हम कैपेसिटी से क्या तात्पर्य समझेंगे, तो सेल की कैपेसिटी हम देखते हैं। ये थी हमारी तीसरी विशेषता। चौथी जो विशेषता है सेल की कैपेसिटी, सेल की क्षमता। तो सेल की क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो सेल की क्षमता से तात्पर्य है कि हमारा कोई सेल हो गया, क्या हो गया, हमारा कोई सेल हो गया। अब इस सेल में हम इसको क्या करते हैं, जब यहाँ पास कोई लोड को लगा लेते हैं, कोई लोड को लगाते हैं तो इसमें क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह कहे तो आवेशों का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह कहे तो I/T होता है। आवेश का प्रवाह कहे तो I/T होता है। तो इसकी जो क्षमता है तो किस में हम व्यक्त करेंगे, तो I से क्या है, I क्या है, विद्युत धारा है। विद्युत धारा को हम एम्पियर में व्यक्त करते हैं। और जो यहाँ पास T है, तो T क्या है, समय है। समय को हम सेकंड में करते हैं, लेकिन यहाँ पास हमको क्षमता इसकी व्यक्त करना है तो सेकंड में नहीं हम बल्कि घंटा में करेंगे, आवर में करेंगे। तो इसकी जो क्षमता होती है, सेल की क्षमता होती है, वो हम AH में क्या करते हैं, इसको मापते हैं। AH में इसकी क्षमता को हम देखते हैं। तो कितनी क्षमता तक, कितनी वोल्टेज तक हम इसको क्या करते हैं, इसको कितनी वोल्टेज तक हम यूज कर सकते हैं कि यह बैटरी ख़राब ना हो। तो कोई मान लीजिए हमारी कितनी वोल्ट की है, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है, एक 12 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है और एक, तो इसको हम जब क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं, कंटिन्यू यूज करते रहते हैं, तो इसका लोड की वजह से क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज होगी। तो एक टाइम पे 10 वोल्ट आएगी, 11 वोल्ट आएगी, 10 वोल्ट आएगी, है ना, और 9 वोल्ट भी आ जाएगी, 8 वोल्ट भी आ जाएगी। तो इसकी जो मतलब वोल्टेज घटती रहेगी जब हम इसमें क्या करेंगे, लोड को लगाकर इसको यूज करेंगे हम, तो वोल्टेज क्या होगी, घटती जाएगी इसकी। तो इसकी वोल्टेज जो घट जाएगी, तो वो कितना वोल्टेज घट जाए और उसका हम उपयोग करें तो वह सही कंडीशन में है। यदि ये बैटरी हमारी जो लेड एसिड बैटरी है तो 2 वोल्ट की है, 2.1 वोल्ट की है, तो इसको हम मिनिमम कितना कम तक यूज कर सकते हैं, तो इसको हम 1.8 वोल्ट तक यूज करें तो सही है। यदि इससे ज़्यादा हम डिस्चार्ज करते हैं तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट है जो, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइट के जो क्रिस्टल है वो आके इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, चिपक जाएगा। और इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा तो वो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे चिपकने के बाद या इलेक्ट्रोड जो क्रिस्टल है कुचालक बन जाएगा। तो फिर ये हमारी बैटरी ख़राब होने की कंडीशन में आ जाएगी।
कुचालक बन जाता है तो उसको फिर हम धीरे धीरे चार्ज करके, आगे हम बताने वाले हैं कि धीरे धीरे चार्ज करके उसका भी हम क्या करते हैं, उपाय करते हैं, उसको हम फिर से रीयूजेबल बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी यदि 1.8 वोल्ट है तो फिर इससे नीचे हमको यूज नहीं करना चाहिए। मिनिमम वोल्टेज पर इतना हम यूज कर सकते हैं। तो विद्युत धारा की इसकी जो क्षमता है, सेल की जो कैपेसिटी है, तो उसको हम AH में व्यक्त कर लेंगे, उसको हम AH में व्यक्त कर लेंगे। अब इसकी जो आगे विशेषता है, 25 नंबर विशेषता बताते हैं। तो 25 नंबर इसकी जो विशेषता है तो वो क्या हो जाएगी, 25 नंबर विशेषता इसकी दक्षता को देखते हैं। इसकी दक्षता कितनी होती है, इस सेल की दक्षता कितनी होती है। तो इस सेल की जो दक्षता है, तो दक्षता से आप क्या समझते हैं, पहले बताइए। दक्षता, एफिशिएंसी, सेल की एफिशिएंसी, सेल की दक्षता। दक्षता क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट होता है। ये हुई कोई मेरी बैटरी, ये क्या है, मेरी बैटरी है। अब इस बैटरी में क्या करते हैं हम, आउटपुट में इसके क्या लगाते हैं, बल्ब लगा देते हैं। तो इनपुट इधर से गया और आउटपुट इधर हो गया। तो इसकी जो आउटपुट है, इसके इनपुट से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगी हमारी दक्षता। तो आउटपुट बटे होता है इनपुट, दक्षता होती है। आउटपुट बटे इनपुट क्या होती है, दक्षता होती है। तो इसकी आउटपुट क्या हम बोलेंगे, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट जब हम लोड लगाएंगे तो यह डिस्चार्ज होगी। तो डिस्चार्ज के दौरान आउटपुट, डिस्चार्ज के दौरान AH, तो इसको हम लिखेंगे डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त AH। डिस्चार्ज के दौरान, इसको हम इरेज कर देते हैं, डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त AH। और दूसरा चीज़, चार्ज के दौरान प्राप्त AH। चार्ज के दौरान से मतलब जब बैटरी को हम क्या करते हैं, बैटरी हमारी क्या रहती है, इनपुट जब लेते हैं तो फुल चार्ज रहती है। जब इसको हम यूज़ कर लेते हैं आउटपुट में, वो क्या हो जाती है, डिस्चार्ज। तो आउटपुट हो जाएगा हमारा डिस्चार्ज, और जो बैटरी को यूज़ कर रहे हैं तो फुल चार्ज है, मतलब इनपुट। तो चार्ज के दौरान प्राप्त AH और डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त AH। तो इसका हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी। तो फिर इसको हम परसेंट में निकालना चाहे तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी दक्षता कितनी होती है, तो इसकी दक्षता होती है 90 से 95% होती है। लेड एसिड सेल की दक्षता कितनी होती है, 90 से 95% होती है। ये दक्षता बहुत दक्षता है, ये बहुत अच्छी हाई दक्षता मानी जाती है। अब मान लीजिए इसकी हम औसत दक्षता पूछे, हमारी कोई बैटरी हो गई, बैटरी अभी 12 वोल्ट है, फिर 10 वोल्ट हुई, फिर 8 वोल्ट हुई। तो इसको हम एवरेज ओवरऑल मिला के पूछें कि आपकी बताइए औसत में कितनी है इसकी दक्षता, तो आप क्या बताएंगे। फुल चार्ज की कंडीशन में है तो उसको हम तो बता देंगे 90 से 95% इसकी दक्षता होती है। लेकिन यदि हम पूछे कि ओवरऑल में बताओ, ऐसा कोई शब्द बताओ जिससे ओवरऑल उसका मतलब निकल आए, और औसत दक्षता कोई पूछे तो औसत दक्षता कम हो जाएगी। इससे क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसको 12, 8, 10 सभी को मिला के एक औसत निकाला गया है, तो वो अपेक्षाकृत इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यदि कोई आपसे औसत दक्षता पूछे तो औसत दक्षता आप कैसे बताएंगे। तो औसत दक्षता बताने के लिए आप क्या करेंगे कि डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त औसत, डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त औसत। तो यहाँ पास आप लिखेंगे डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त औसत, और एक चार्ज के दौरान प्राप्त औसत। डिस्चार्ज के दौरान प्राप्त औसत और चार्ज के दौरान प्राप्त औसत। तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस में व्यक्त करते थे, AH में, AH में। यदि हम ए क्या है हमारी ए विद्युत धारा है, एम्पियर है, तो यदि एम्पियर को हम वोल्ट से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो ए भी और ए क्या होता है, भी ए मतलब ए क्या है, आई है ना, भी क्या है, आई है। तो यहाँ पास भी ए क्या है, किसका फार्मूला है, तो P बराबर होता है भी आई होता है। तो यहाँ पास पावर
पावर हो जाएगा, तो पावर को किससे हम व्यक्त करते हैं, W से, और यहाँ पास जो हमारा H बचा है तो इसको हम लिख लेंगे H। तो WH, यदि हमको कोई औसत दक्षता पूछे तो उसको हम WH में बताएंगे। कैसे बताएंगे, WH कहे तो वाट आवर में बताएंगे। औसत दक्षता की बात करें तो वाट आवर में हो जाएगी। औसत दक्षता कैसी हो जाएगी, वाट आवर में हो जाएगी। तो फिर औसत दक्षता जो होती है वो कितनी होगी, तो वाट आवर में यदि हमारी दक्षता कोई पूछे तो वो होगी आपकी 72 से 80 होगी, 72 से 80 होगी, 72 से 80% होती है। यहाँ पास प्रतिशत हम यदि 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत निकल के आता है। तो इस प्रकार से हम दक्षता कोई पूछे तो बता सकते हैं। औसत दक्षता होती है जो वो कितना होता है 72 से 80, और उसकी जो दक्षता होती है डिस्चार्ज के AH दक्षता होती है, एम्पीयर आवर दक्षता, वो कितनी होती है 90 से 95% होती है। और एक आपको एक कंडीशन आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि यदि हम दक्षता को किससे प्रदर्शित करते हैं, दक्षता को नीटा से प्रदर्शित करते हैं, नीटा से। तो यदि नीटा बराबर पूछ ले आपसे कि AH दक्षता नीटा बराबर W वाट आवर दक्षता, इसका मान क्या होगा, यहाँ पास मान लीजिए 100 है और यहाँ पास मान लीजिए 80 है, तो इसका भाग करेंगे हम तो एक बार चला जाएगा, एक बार चला जाएगा। उसी प्रकार से इसका मान क्या है, ज़्यादा है, इसका मान कम है, इसका मान ज़्यादा है, इसका मान कम है, तो इसका मान एक बार चला जाएगा। तो इसका जो पूछे एक से यदि कंपेयर करें, तुलना करें, तो इसका मान क्या होगा, एक से अधिक होगा। एक से क्या होगा, एक से अधिक होगा। एम्पियर आवर दक्षता बटे वाट आवर दक्षता, तो अपेक्षाकृत एक से कंपेरिजन करें तो एक से अधिक होगा। यदि इसी को अपोजिट कर दें तो क्या होगा, नीटा बराबर वाट आवर बटे नीटा AH, तो फिर इसका मान क्या हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा, एक से इसका मान कम हो जाएगा। क्योंकि यदि हम 80 में भाग दें 100 का तो क्या होगा, 0 पॉइंट से आएगा ना, एक से कम आएगा ना। तो उसी प्रकार से एक से कम हो जाएगा कब, जब इसकी वाट आवर दक्षता ऊपर हो और एम्पियर आवर दक्षता नीचे हो। ठीक है, तो ये भी शर्तें आपसे पूछ लिया जाता है। इतना हो गया हमारा दक्षता में। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, आपके लेड एसिड सेल बैटरी की जो हम पढ़ने वाले हैं आगे पूरी विशेषताएं, तो वो होगी पूर्ण आवेशित के दौरान इसको चार्ज होने के हमको संकेत क्या क्या मिलते हैं, पूर्ण चार्ज होने के संकेत क्या क्या मिलते हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो उसको हम अभी पढ़ें कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें। चलिए, पूर्ण आवेशित होने के क्या क्या संकेत होते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमें आशा है कि जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो फिर आप कमेंट करके या तो फिर टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में आप डिस्कशन कर सकते हैं को इसको हम किस प्रकार से और अच्छे से समझें। इसकी नोट्स की बात है तो नोट्स हम अवेलेबल करा देंगे। इसी वीडियो के लिंक के आप क्लिक करेंगे तो उसका PDF ओपन होगा और इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो आपको जल्द ही लेके आने वाले हैं।